दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतिहास में एक इंसान ऐसा भी हुआ जो किसी एक बैंक का नहीं बल्कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का मालिक था। इस एक इंसान ने अकेले अपने दम पर कई बार पूरे अमेरिका को कंगाल होने से बचाया। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकर और बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन थे। इनके पास इतनी ताकत थी कि जब ये चाहे तब अमेरिका जैसी इकोनॉमी को आबाद कर सकते थे और जब चाहे उसको क्रैश करा सकते थे। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो जेपी मॉर्गन को पसंद नहीं करते थे, जब 1907 में अमेरिकन इकोनॉमी बैंक्रप्सी की कगार पर पहुंच गई तो रूजवेल्ट भी इनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर हो गए थे। रूजवेल्ट जल्द ही ये जान गए थे कि मॉर्गन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने एक स्ट्रोक से पूरे देश की इकोनॉमी को डूबने से बचा सकते हैं। और तो और दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कंपनी भी मॉर्गन के द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने अपने टाइम में एक दो कंपनी नहीं बल्कि 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिका में होने वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोरफ्रंट से लीड किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे बीच जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या टिम कुक हैं, अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर इन सब की वेल्थ को मिला दें तो भी ये सब एक फिजिकली चैलेंज्ड मॉर्गन की वेल्थ, फेम और पावर को मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद वो पब्लिक में अपनी इमेज कभी सुधार नहीं पाए। लोगों की नज़रों में वो एक ऐसे टाइकून थे जो पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। ऊपर से उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से मीडिया में इनको डेविल से कंपेयर किया जाता था। अब सवाल ये है कि इन्होंने खुद को फाइनेंस की दुनिया का बादशाह किस तरह बनाया, इन्होंने अपने नाम को इतनी बड़ी लेगेसी में कैसे कन्वर्ट किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं की रोमांचक कहानी को डिकोड करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, 19 जून को शाम 6 बजे अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रही है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो आपके पसंदीदा एक्टर्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड और देखना ना भूलें यूपीएससी की बैठक, यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी चैनल पर। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। फ्रैजाइल बिगिनिंग्स। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए क्विकली इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे इन्होंने फाइनेंस की दुनिया में एंट्री की। तो जेपी मॉर्गन या जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन का जन्म 1837 में यूएस के कनेक्टिकट में हुआ था। मॉर्गन के फादर जूनियर स्पेंसर मॉर्गन यूएस और यूरोप की मार्केट के एक बहुत बड़े बैंकर थे। लेकिन इतनी रिच फैमिली में सिल्वर स्पून के साथ पैदा होने के बावजूद मॉर्गन का बचपन इतना कंफर्टेबल नहीं था। वो बचपन से ही डेडली खांसी, माइग्रेन, सीजर्स और स्कारलेट फीवर जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये कमजोरी उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गई, क्योंकि इनकी वजह से वो ज़्यादातर समय घर में रहकर फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ी बुक्स पढ़ने में बिताते थे। 1857 में पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता की बदौलत इन्हें वॉल स्ट्रीट पर एक बैंकिंग फर्म में नौकरी मिल गई। वहां ये अपने फादर की कंपनी के अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव थे। अगले 14 साल इन्होंने यही काम किया। इस दौरान जॉन ने ऐसे सिग्नल्स देने शुरू कर दिए थे जिसको देखकर लोग समझ जाते थे कि ये फाइनेंस की दुनिया में कुछ बड़ा कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार 1859 में जॉन न्यू ऑर्लिन्स की ट्रिप पर थे। यहाँ वो कॉटन के ट्रेड की नॉलेज गेन करने आते थे। इस ट्रिप पर मॉर्गन ने एक बहुत रिस्की गेम खेलने की कोशिश की। यहाँ उन्होंने अपनी कंपनी के पैसे का इस्तेमाल करके ब्राजीलियन कॉफ़ी की एक पूरी शिप खरीद ली। ये शिप वहाँ एक पोर्ट पर आई हुई थी, लेकिन इसको खरीदने वाला कोई नहीं था। हालांकि जॉन ने इसको बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाया, किंतु जॉन की ये हाई रिस्क टेकिंग एपिटाइट उनके फादर को पसंद नहीं आई। इसीलिए 24 की एज में मॉर्गन ने अपनी फैमिली फर्म की ऐशो आराम की जॉब को पीछे छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। पर यह कंपनी उनके फादर के इंग्लैंड में मौजूद बैंक के लिए एक एजेंट का काम किया करती थी। द ऑनसेट ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिज्म। इस सब के बीच 1960 के दशक में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया और 1863 में कंस्क्रिप्शन एक्ट लाया गया, जिसके तहत देश के हर व्यक्ति के लिए सेना में भाग लेना जरूरी हो गया। जाहिर है कि इसमें जॉन का नंबर आना भी तय था, लेकिन उन्होंने इस भर्ती से बचने के लिए $300 पे कर दिए और इनकी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया गया, क्योंकि उनकी नज़र तो कहीं और ही थी। वो इस वॉर में शामिल न होते हुए भी इसमें बहुत बड़ा हाथ मारने की तैयारी कर रहे थे। और वो कैसे, आइए देखते हैं।
उन्हें इस वॉर में अपने लिए कई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए उन्होंने एक कंपनी को सरकार से 5000 कार्बन राइफल खरीदने के लिए फंड किया। ये राइफल्स को आउटडेटेड माना जाता था, ये गवर्नमेंट के लिए कुछ खास काम की नहीं थी, लेकिन मॉर्गन ने कंपनी के साथ मिलकर इन राइफल्स के कार्ट्रिज को अपग्रेड कर दिया और बहुत मामूली से अपग्रेड के बाद ये राइफल्स वापस गवर्नमेंट को ही बेच दी। उन्होंने इनको $3.50 प्रति पीस के रेट से खरीदा था, लेकिन $22 प्रति पीस के रेट से वापस बेच दिया। इससे इनको 600% प्रॉफिट हुआ। जब कुछ टाइम बाद सरकार को यह बात पता चली तो इनको दुश्मन से भी बदतर करार दिया गया। इन पर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिज्म और वॉर प्रॉफिटियरिंग के आरोप लगे। लेकिन जॉन की लाइफ में कंट्रोवर्सीज की ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। अभी तो इनको लाइफ में बहुत बड़े बड़े दांव पेंच खेलने थे। खैर, इसके बाद इनकी लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट 1871 में आया, जब जॉन को एंथनी ड्रेक्सेल नाम के एक बड़े बैंकर के साथ मिलकर ड्रेक्सेल मॉर्गन एंड कंपनी को सेटअप किया। इसी कंपनी ने मॉर्गन को वॉल स्ट्रीट का बादशाह बना दिया। ये वही फर्म है जिसे हम आज जेपी मॉर्गन चेस के रूप में जानते हैं। ये मार्केट कैप के बेसिस पर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसमें वो क्या करते थे, अपने कनेक्शंस को यूज करके जॉन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को साथ लेकर आते थे। इस प्रोसेस में वो एक अच्छा खासा कमीशन कमाते थे। इस काम में उन्होंने खूब पैसा कमाया, लेकिन अभी तो बस एक शुरुआत थी, द मॉर्गनाइजेशन। अब इनके हाथ कुछ ऐसा लगने वाला था जिससे मॉर्गन अपने साथ साथ पूरे अमेरिका की किस्मत बदलने वाले थे। असल में उस दौर में अमेरिका की इकोनॉमी में क्रूड ऑयल, स्टील और एयरपोर्ट सेक्टर डोमिनेट करता था और उसमें भी 90% ऑयल सप्लाई पर रॉकीफेलर्स की मोनोपोली थी, जबकि स्टील इंडस्ट्री एंड्रू कार्नेगी के हाथों में थी। लेकिन एयरपोर्ट और रेलरोड सेक्टर का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था। यहाँ कई छोटी छोटी कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करती थी। ये इंडस्ट्री रैपिड ओवर एक्सपेंशन और एक्सेसिव कंपटीशन का शिकार हो रही थी। मॉर्गन समझ गए थे कि अगर इस इंडस्ट्री को रूल करना है तो इन छोटी छोटी कंपनीज को एक बड़े कंग्लोमरेट में बदलना होगा, ताकि ये एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन करके एक दूसरे को पीछे खींचने के बजाय साथ मिलकर मार्केट में हाई प्राइसेस सेट कर सके। बस फिर क्या था, मॉर्गन के खुरापाती दिमाग में एक बड़ा प्लान जन्म लेने लगा। उन्होंने इस सेक्टर की छोटी छोटी कंपनीज में भारी इन्वेस्टमेंट करके उनको मर्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन वो कोई केवल इन्वेस्टमेंट से तो संतुष्ट रहने वाले नहीं थे। वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके इनका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते थे। जब कोई रेल रोड कंपनी उनके पास हेल्प के लिए आती थी तो वो उसकी मदद के बदले कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते थे। 1879 में उन्हें एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जब वैंडरबिल्ट फॉर्चून के वारिस वैंडरबिल्ट ने इनको न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे के 2.5 लाख शेयर्स बेचने के लिए अप्रोच किया। ये डील इतनी बड़ी थी कि इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में तूफान आना तय था, लेकिन मॉर्गन ने अपनी ब्रिलियंस से इन शेयर्स को बहुत आसानी से मार्केट में बेच दिया। लेकिन इसके बदले में उन्होंने वैंडरबिल्ट से न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट मांग ली। उनकी एक चाल ने इनको अमेरिका के रेलवे सेक्टर का गॉडफादर बना दिया। इस बीच उन्होंने न जाने कितनी रेल लाइंस को खरीदा, और तो और इन्होंने नॉर्दर्न पैसिफिक रेलरोड के कंप्लीशन के लिए $40 मिलियन के बॉन्ड की अंडरराइटिंग करके अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े बेलवॉयर बॉन्ड को परचेस किया। देखते ही देखते अमेरिका की 1/3 रेल रोड का कंट्रोल मॉर्गन की मुट्ठी में आ गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉर्गन के टेकओवर से रेलवे सेक्टर की स्टेबिलिटी मजबूत हो रही थी, जिससे इस सेक्टर में यूरोपियन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और रेलवे सेक्टर में फंड्स का इनफ्लो बढ़ता गया। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होता था तो वो खुद मॉर्गन ही थे। इसी बीच इन्होंने नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड को 2 और बड़े रेलवेज के साथ मर्ज करके एक बड़ी होल्डिंग कंपनी खड़ी की। इनके इसी मैसिव एक्सपेंशन और कॉन्ग्लोमरेशन को मॉर्गनाइजेशन नाम दिया गया। इन सफलताओं से मॉर्गन के एम्बिशंस भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी हर सक्सेस के बाद उससे भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। आपको बता दें कि उन्होंने थॉमस एडिसन के इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स को भी फंड किया था। इसके बाद 1901 में कार्नेगी स्टील कंपनी भी देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक थी, लेकिन हर साल $40 मिलियन की कमाई के बावजूद
कार्नेगी अब अपनी कंपनी को बेचना चाहते थे। मॉर्गन की नज़र तो बहुत पहले से ही इस सेक्टर पर थी, बस फिर क्या था, उनको रेल रोड सेक्टर के बाद स्टील सेक्टर पर भी अपनी बादशाहत एस्टैब्लिश करने का मौका मिल गया। मॉर्गन इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को मुंह मांगी कीमत यानी पूरे 480 मिलियन डॉलर देकर खरीद लिया। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी कमर्शियल डील थी। लेकिन मॉर्गन केवल इतने से कैसे शांत बैठ सकते थे। इसके बाद इन्होंने कार्नेगी स्टील को फेडरल स्टील और बाकी कंपनीज के साथ मर्ज करके यूएस स्टील का गठन किया और ये दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कंपनी बनी, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मॉर्गन धीरे धीरे करके अमेरिकन इकोनॉमी के हर फील्ड में अपनी बादशाहत स्थापित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद उनका नाम आर्थिक जगत में मील का पत्थर बन गया, बिकेम अमेरिकाज लाइफलाइन। दरअसल दोस्तों 1993 में अमेरिका में कई डेकेड्स की एक्सेसिव ग्रोथ और मैसिव इन्वेस्टमेंट बूम का बबल बर्स्ट हो गया। अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर मंदी के काले बादल मंडराने लगे। उस समय अमेरिका के पास उसको बचाने के लिए सेंट्रल बैंक भी नहीं था। सरकार के पास कुल 9 मिलियन डॉलर्स के गोल्ड रिजर्व्स बचे थे। सरकार किसी भी वक्त अपने लोन्स पर डिफॉल्ट कर सकती थी। यहीं पर इस सीन में जॉन की एंट्री हुई। उन्होंने प्रेसिडेंट को ऑफर दिया कि वो अपने बैंक से गवर्नमेंट के कॉफर्स भर सकते हैं। इस प्लान में इन्होंने देश के सबसे प्रमुख बैंकर्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने को कहा। इस प्लान के मुताबिक इन सब ने मिलकर सरकार से 30 साल के लिए 65 मिलियन वर्थ के गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए, जिसके बदले में इन्होंने सरकार को 3.5 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड ऑफर किया। सिविल वॉर के दौरान लाए गए एक लॉ को यूज करके प्रेसिडेंट क्लीवलैंड ने कांग्रेस की परमिशन के बिना ही इस सौदे पर सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद मॉर्गन ने जैसे ही ये प्लान एग्जीक्यूट किया, केवल 22 मिनट के अंदर अंदर देश की इकोनॉमी वापस पटरी पर आ गई। लेकिन मॉर्गन कुछ भी अपने फायदे के बिना नहीं करते थे। उन्होंने इन गोल्ड बॉन्ड्स पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर बड़ा प्रॉफिट अर्न किया और साथ ही साथ अपनी स्ट्रैटेजी से सरकार को बचा लिए गए। अब जेपी मॉर्गन का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका था। उनको चैलेंज करने वाला अमेरिका तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन 1901 में जॉन को पहली बार किसी ने चैलेंज किया और वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट से पहले प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली की कैंपेनिंग में मॉर्गन ने खूब फंडिंग की थी। इसीलिए उनके पावर में रहते हुए मॉर्गन की डोमिनेंस के आगे कोई रोड ब्लॉक नहीं था। लेकिन मैकिनली के असैसिनेशन के बाद जब अमेरिका की कमान रूजवेल्ट के हाथों में आई तो उन्होंने मॉर्गन की मोनोपोली को चैलेंज किया। रूजवेल्ट नहीं चाहते थे कि कोई आदमी इतना ताकतवर बने कि पूरे देश की इकोनॉमी उसके इशारों पर नाचने लगे। इसीलिए उन्होंने मॉर्गन की कंपनी के अगेंस्ट लीगल बैटल छेड़ दी। पर मॉर्गन हार मानने वालों में से कहा थे। पर 1907 में अमेरिकन इकोनॉमी पर फिर एक ऐसी क्राइसिस आई जिसने रूजवेल्ट को इनका दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। इस बार देश के बड़े बड़े बैंक बैंक्रप्सी की कगार पर थे, जिससे देश में बैंक रन जैसी सिचुएशन आ गई। हालत ऐसी थी कि सरकार ने बैंक्स को धीरे धीरे पैसे गिनने के लिए कहा ताकि कैश विड्रॉवल को कम कर सके, क्योंकि अगर डिपॉजिटर्स सारा पैसा एक साथ ले जाते तो ये इकॉनमी के लिए डिजास्ट्रस हो सकता था। पर भले ही अमेरिका की सरकार के पास पैसे खत्म हो जाए, लेकिन मॉर्गन की वेल्थ खत्म हो जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं था। इस बार मॉर्गन ने फिर वही किया। अपने इन्फ्लुएंस की बदौलत इन्होंने अपने रिच फ्रेंड्स, बड़े बड़े बैंक्स और ट्रस्ट्स के फाइनेंसियर्स और पॉलिटिशियंस को एक लाइब्रेरी में इकट्ठा किया और अमेरिका के बैंक्स और इकोनॉमी में पैसा पंप करवाना शुरू किया। ये पैसा वहाँ खर्च कर रहे थे जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा नीड थी। उनकी इस स्ट्रेटजी का मेन पिलर था अपने छोटे कंपटीटर्स में इन्वेस्ट करना था। हालांकि वो जानते थे कि इससे कुछ बैंक पूरी तरह फेल हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद बाकियों को बचाया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने और उनके फ्रेंड्स ने कई बैंकों में बड़ी मात्रा में पैसा डिपॉजिट किया ताकि बैंक्स डिपॉजिटर्स को पे कर सके और इनको बैंक्रप्सी से बचा लिया गया। अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम में लोगों का विश्वास बहाल हुआ और जॉन की स्मार्टनेस की बदौलत एक और बड़ा संकट टल गया। पर इस सब के बाद भी वो लोगों की नज़रों में ज़्यादा लंबे समय तक हीरो नहीं बने,
क्योंकि लोगों को यह एहसास होने लगा था कि वे एक अकेले व्यक्ति पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। यानी इनको ज़िंदगी भर तारीफ से ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लोग इनको ग्रीडी बैरन कहते थे। इन पर देश की इकोनॉमी में हेराफेरी करने और दूसरों की कीमत पर खुद को ग्रो करने का आरोप लगाया जाता था। इस दौरान इनके अगेंस्ट कई इन्वेस्टिगेशन कमिटीज भी सेटअप की गई। जॉन को इस जांच के परिणाम कभी नहीं देखने को मिले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मॉर्गन की सेहत खराब होने लगी और 31 मार्च 1913 को रोम में होटल के कमरे में मॉर्गन की डेथ हो गई। कंक्लूजन दोस्तों, डेथ के टाइम पर जेपी मॉर्गन की कुल संपत्ति लगभग $80 मिलियन आंकी गई थी। 2024 के डॉलर में यह लगभग $2.5 बिलियन के बराबर है। कुछ लोगों का अनुमान है कि उनके करियर के दौरान उनकी संपत्ति इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन उनके पतन के साथ ही वॉल स्ट्रीट पर बड़े बिजनेसेस की मोनोपोली का युग खत्म हो गया और इनकी डेथ के बाद इनके बेटे ने इनके एम्पायर को लीड किया। बैंकिंग इंडस्ट्री में 200 सालों के रूल के बाद आज जेपी मॉर्गन चेस मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। 2001 में जब जेपी मॉर्गन चेस को एस्टैब्लिश किया गया तब उनकी वेल्थ $3 ट्रिलियन थी। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि इतिहास में एक व्यक्ति इतना पावरफुल हुआ जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को लगभग अपनी मुट्ठी में करके रखा। उनकी लाइफ और करियर के दौरान जेपी मॉर्गन की पब्लिक इमेज बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरी, लेकिन ये बात तो तय है कि लेट 19वीं और अर्ली 20वीं सेंचुरी में वॉल स्ट्रीट ने जो प्रोग्रेस की उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जेपी मॉर्गन के इम्पैक्ट और उनकी ब्रिलियंस का रहा। दोस्तों, बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया में जेपी मॉर्गन की तरह ऐसा कौन से बिजनेसमैन थे जो 19th और 20th सेंचुरी में इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर की बैकबोन थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।